हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज सेड टू बी द टर्म कॉल्ड एज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन अरेनियस इक्वेशन। एक कुछ कंक्लूडिंग टॉपिक्स हमारे चैप्टर में आते हैं दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब आप बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या पढ़ाने वाले हो सर? तो हम लोगों ने सबसे पहले जब चैप्टर शुरुआत कराई थी तो उस वक्त मैंने बताया था दैट इज सेड टू बी what is rate of reaction and what are the factors affecting on rate of reaction। rate of reaction पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से? तो फिर हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स को पढ़े थे। देखो, सबसे पहले पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर। फिर आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन इज टर्म, कॉन्सेंट्रेशन इज सेड टू बी द टर्म विच इज यूज फॉर दैट रिएक्टेंट विच आर इन अ सोल्यूशन फॉर्म। तो आप कॉन्सेंट्रेशन यूज किए थे। फिर कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप है, ऐसा अगर पार्ट अगर पूछोगे तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में इस प्रकार का रिलेशनशिप है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन में हैविंग अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जो हम लोगों ने पढ़ा था R इक्वल टू K टू द पावर n। ठीक है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। एक जगह हम लोगों ने बात कराई थी दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कंडीशन, बट रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो हम पढ़ा था pressure is also said to be the factor which affect on the rate of reaction and that is for a gaseous reactants। जनरली रिएक्टेंट gaseous फॉर्म में हो तो फिर हम लोग प्रेशर की बात करवाते हैं। चलो ठीक है। एक और फैक्टर था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में जैसे मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कैटालिस्ट। तो आप बोलोगे कैटालिस्ट क्या करता है सर, कैटालिस्ट रेट कैसे बढ़ाता है? तो उस वक्त हम लोगों ने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर्ड बाय कैटालिस्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है सर? तो डिक्रीज करवाने से जनरली कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। अब आप बोलोगे सर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने थ्योरेटिकली वर्कआउट किया था, कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देके हम लोग बता रहे थे कि जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जनरली आप बोलोगे सर उतनी एनर्जी रिएक्टेंट को जो गेन करनी पड़ती है वो नहीं गेन करेगा, रिएक्टेंट पार्टिकल जनरली एक्टिवेट हो जाएंगे, बराबर है ना। तो अब आप बोलोगे सर जिसके वजह से आपकी रिएक्शन फास्ट होगी, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन यही बात अगर आप बोलोगे सर हमारे कोलिजन थ्योरी से बताने की कोशिश करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा और बेहतर हम लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग अल्टर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा प्रीवियस क्लास को हम लोग रिवाइज अगर करें तो आप बोलोगे सर क्या होगा? हम लोग ऐसे इस इक्वेशन कुछ जरूर देखें, R इक्वल टू K A टू द पावर n, बराबर। फिर आप इस K को क्या बोलते थे? दैट इज ए रेट कांस्टेंट। फिर आप क्या लिखते थे? रेट कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन बदलो रेट बदलेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेट बढ़ाने की या घटाने की मशीन हमारे पास एक ही थी, कॉन्सेंट्रेशन को बदलो रेट बदलेगा। लेकिन कोलिजन थ्योरी के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि सर ये के क्या है? एक्चुअली अगर आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेशन तो बदल देंगे, लेकिन अगर हमारे पास दो रिएक्शन है और दोनों रिएक्शन में सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया, दो रिएक्शन से दोनों में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया, लेकिन दोनों रिएक्शन के रेट डिफरेंट है, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उस रिएक्शन में के की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो। आप बोलोगे सर के की वैल्यू फिक्स रहती है, अगर के की वैल्यू मैंने बदलने की कोशिश की तो फिर आप बोलोगे सर मैं एक्चुअली मेरे रिएक्शन का रेट बढ़ा सकता हूँ बाय मेंटेनिंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन। वही कॉन्सेंट्रेशन रख के आप बोलोगे सर मैंने रिएक्शन का रेट, अगर आप बोलोगे सर क्या करना है, बदलना है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के। तो फिर के कैसे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? इसलिए कोलिजन थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है कि के इक्वल टू पी एफ इंटू जेड, पता है ना, ए टू द पावर एन। तो एक्चुअली उन्होंने बताया कि जनरली रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, बदलने के लिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ कुछ और पैरामीटर जरूरी है। एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। दूसरा पार्ट है कि जनरली फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन, मतलब दैट इज सेड टू बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट इज सेड टू बी, जनरली आप बोलोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, उतनी एनर्जी रिएक्टेंट के आ जाए तो ये काम हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विच हैविंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जनरली एफ। और तीसरा पार्ट है, एक बार देखो, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विच हैविंग अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए।
एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर इन तीनों का मिलाप, मतलब आप बोलोगे सर दैट इज के, मतलब के 3 पे निर्भर करता है। एक बार देखो, दैट इज पी एफ जेड, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ पार्टिकल हैविंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज सेड टू बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो फिर आप बोलोगे सर फिर इसको भी हम लोगों ने ऐसे लिखा, P इंटू जेड, एफ क्या था, एफ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ इफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज अ स्पेसिफिक दैट particle should having the energy, and that energy is threshold. What is that? Fraction of effective collision, और वो effective collision तो कैसे लिखे थे बोलो, that is PF, और यहां हम लोग फैक्टर लिखते हैं e to the power माइनस EA अपॉन RT, ठीक है, P Z e to the power माइनस EA अपॉन RT A to the power n। समझ गए ना मेरा फार्मूला, के एक्चुअली जो लिखते थे के कांस्टेंट, बट के इन चीजों पे डिपेंड करता है। फिर आप बोलोगे पी इज स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, तो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन में जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन को बढ़ाओ ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन पार्टिकल के बढ़ाओ। मैंने इसके प्रीवियस क्लास बताया था कि जनरली 75 किलो जो एनर्जी हो, तो मैंने आपको बताई थी कि दैट इज सेड टू बी हाउ मेनी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ, जनरली आप बोलोगे विच कॉज इज इफेक्टिव, 7 इंटू 10⁻14 वैल्यू निकाली थी, तो 10⁻14 में 7। अगर आप बोलोगे सर वो इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी अगर चेंज होती है तो वैल्यू में चेंज। जनरली आप बोलोगे सर पी के बाद व्हाट इज दैट जेड, और एफ की वैल्यू ऐसे लिखी मैंने, और उसके बाद ये इक्वेशन मेरा ऐसे बन गया। अब पी इंटू जेड, दिस इज कॉल्ड एज विथ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, और उसके बाद आप बोलोगे व्हाट इज दैट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस जनरली पार्ट को हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए इज कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम लोग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन, दैट इज व्हाट इज दैट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या लिखते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ए टू द पावर एन। मतलब आप जिसको के बोले थे ना, वो ये आ जाता है, थोड़ा क्लियर करें। अब सोचो, अब आप बोलोगे सर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, ये कैसे प्रूव करोगे सर, तो फिर आप बोलोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी को बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, और कैटालिस्ट वही काम करता है, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया जाए तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर क्या होगा, कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ा सकेगा। तो आप बोलोगे सर कैसे प्रूव करोगे, तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग बता नहीं सकते थे। इस एक्सप्रेशन से आप बता रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, के तो फिक्स रहेगा बाबा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देखो ना, अब इसके लिए ऐसे एक्सप्लेन किया, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। मतलब हम लोगों ने 2 बैरियर की बात की थी कि जब भी कोई पार्टिकल अपना रेट बढ़ाना चाहता है रिएक्शन में, जनरली रिएक्टेंट अपना रेट बढ़ाना चाहता है, तो एक बात देखो, रेट को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है, ना तो प्रोडक्ट को बदलना है हम लोगों को। तो स्पीड को बदलने के लिए आप बोलोगे सर क्या करना है, उस वक्त आप बोलोगे सर दीज आर सेड टू बी द हिडन 3 फैक्टर्स, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये 3 फैक्टर। फिर हम लोगों ने ऐसे लिखा, फिर P इंटू जेड इज ए टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी ए टू द पावर एन। समझ गया ना, चलो आगे। तो अब आप बोलोगे सर जनरली जब मैं एनर्जी को, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बदलता हो तो रेट बदलता है, कैसे प्रूव करोगे। अब थोड़े समय के लिए समझे कि जनरली अगर वैल्यू आर की अब डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन के की वैल्यू बढ़ जाए तो सर रेट बढ़ेगा, इतना तो मानोगे ना। चलो, मतलब ये वैल्यू अगर बढ़ गई तो अल्टीमेटली एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन द वैल्यू ऑफ रेट में चेंज। वह बोलोगे सर कैसे करोगे, समझो मैंने कैटालिस्ट रिएक्शन में डाला, रिएक्शन में लिया हुआ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, ऐसे मैंने बोल दिया, और चलो उसने कम करवा दिया एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा दी, मतलब EA की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम करवा दी। इस एक्सप्रेशन के अनुसार देखो क्या होगा, तो EA की वैल्यू कम होगी, EA की वैल्यू कम होगी मतलब माइनस EA अपॉन दैट इज EA अपॉन RT। चलो ठीक है, EA अपॉन RT वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, EA की वैल्यू कम होगी, EA की वैल्यू कम होगी मतलब EA अपॉन RT की वैल्यू क्या होगी, EA अपॉन RT की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, दिस इज लेस। तो फिर आप बोलोगे सर EA वैल्यू डिक्रीज, मतलब व्हाट इज दैट, EA अपॉन RT वैल्यू डिक्रीज, क्योंकि EA कम हो गया, तो ये वैल्यू कम होने से आप बोलोगे सर EA अपॉन RT डिक्रीज होगा।
ये अपॉन आर टी अगर डिक्रीज होगा तो माइनस ये अपॉन आर टी, ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी जो एक्सप्रेशन में है वो बढ़ेगा। ये अगर बढ़ गया, बात ध्यान रखना मैंने क्या बोला, तो ये की वैल्यू कैटालिस्ट कम करवा देता है, ठीक है। कैटालिस्ट कैसे कम करता है उसका मैकेनिज्म हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था, एक बार फिर उसको रिवाइज करें, नहीं तो मुझे पूछे। तो ये डिक्रीज किया, ये डिक्रीज किया मतलब ये अपॉन आर टी डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया मतलब माइनस ये अपॉन आर टी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा मतलब ये ई टू द पावर माइनस ये अपॉन आर टी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई, इसका मतलब आप बोलोगे सर के वैल्यू बढ़ेगी, देखो ये के की वैल्यू ना रहे, ये वैल्यू बढ़ गई, ए कांस्टेंट, ये वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब अल्टीमेटली के बढ़ेगा, और के अगर बढ़ गया तो आर बढ़ेगा, बढ़ गया रेट, बदल गई वैल्यू। तो इसका मतलब अगर आप बोलोगे सर जनरली कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करवा के आप बता सकते हो कि जनरली व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट कैटालिस्ट। वो किस पे डिपेंड करेगा रे, कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। कोई डाउट इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, फिर माइनस ए अपॉन आर टी इंक्रीज होगा, फिर माइनस ई टू द पावर माइनस इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा, मतलब रेट अल्टीमेटली बढ़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं एक्चुअली, तो ये बाय द वे हम लोग कैटालिस्ट को बता सके थे, कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अपन ने थ्योरेटिकली बोले थे, ग्राफ वगैरह निकाला था, वो ग्राफ निकाला करते थे हम लोग कि चलो सर ये था ग्राफ हमारा, जिसमें आप बोलोगे सर विदाउट कैटालिस्ट एक्चुअली ये थ्रेशोल्ड लाता था और इस जगह आपकी रिएक्शन एंड होती है, लेकिन जब मैं कैटालिस्ट लेता हूं तो फिर क्या होगा, एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी जस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इस वक्त आप बोलोगे आपकी रिएक्शन तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपके रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ गया, और बढ़ने की वजह है कैटालिस्ट ने डिक्रीज की भी एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये ग्राफिकली बताया, थ्योरेटिकली बताया, बोले मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने ऐसे लिखा, फिर इसके बाद इस, और अब आपके कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करवा के आप बता सकते हो कि सर व्हाट इज के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, है ना। अब आप बोलोगे सर कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करवाई, मतलब ये हुआ, मतलब अल्टीमेटली आर बढ़ गया। वैसे ही एक फैक्टर और मुझे बताना है, दैट इज सेड टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आप बोलोगे सर रेट बढ़ता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कोलिजन थ्योरी का ही इस्तेमाल किया तो जनरली आप ऐसे बताओगे कि जब भी कभी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में आप रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट जो भी लेते हो, जैसे भी लेते हो उस तरीके से, लॉ ऑफ मास एक्शन की भाषा सुने तो आप बोलते हैं कि इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टिंग पार्टिकल बढ़ाओ, रेट बढ़ेगा। लेकिन रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जितनी एनर्जी उस रिएक्टेंट पार्टिकल के पास है वो सफिशिएंट नहीं है रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ती है, दैट शुड बी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी उसने ली तो फिर आप बोलोगे सर क्या होगा, दैट में अटेन द वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। अब वो बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बट वी हैव टू डू, जनरली आप एनर्जी दे रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू इंक्रीज द कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, पार्टिकल की क्या बढ़ेगी रे, एनर्जी बढ़ेगी। तो जनरली मुझे इतना बताना है कि यहाँ पे जब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोगों ने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अल्टीमेटली देयर एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, व्हिच एनर्जी इंक्रीजेस for doing the work, generally particle should require the kinetic energy, उसको कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी। उसके पास जो एनर्जी है रिएक्टेंट की एनर्जी, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू सप्लाई सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड टू बी एक्टिवेशन एनर्जी, देन इट इज रीचेस टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू दिस काइनेटिक एनर्जी, मतलब अल्टीमेटली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मुझे एनर्जी भी अगर पार्टिकल की बढ़ानी हो, अगर मुझे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ानी हो तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, एज वी हैव टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अल्टीमेटली वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड एनर्जी दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो जब मैं एनर्जी सप्लाई करता हूँ मतलब अल्टीमेटली वी इंक्रीज द टेम्परेचर। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो दैट पार्टिकल में कॉजेज द इफेक्टिव वर्क। वो पार्टिकल कौन सा वर्क करेगा? दे में परफॉर्म इफेक्टिव वर्क। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप बोलोगे सर फिर आप इसी से बता सकते हो क्या सर कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक बार देखो रिएक्शन का क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। हाँ ठीक है, वही इक्वेशन मैं एक बार फिर लिखूं और वो इक्वेशन है दैट इज R इक्वल टू K A टू द पावर N। अब R इक्वल टू K नहीं लिखता हूं यहाँ पे, P इंटू Z। अब ये आपके एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाए तो बेहतर होगा। EA अपॉन RT A टू द पावर N। ये कंप्लीट रेट एक्सप्रेशन हमारा, मतलब रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो मास एक्शन से हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन से क्लियर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि सर अगर कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, जैसे सादी सी बात है ना, पढ़ाई मैं 1 घंटा करता हूँ सर, तो मुझे हर साल में 60% 65% में गेन करता हूँ सर। अभी मुझे मार्क ज़्यादा मिला नहीं तो मैंने क्या करना चाहिए? पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मेरे पास समय नहीं ना, 1 घंटे ज़्यादा मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता हूँ। इतना सारा इन्वॉल्वमेंट है। एक बार देखो कि 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। आप बोलो उनको 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर आप बोलोगे क्या करोगे? तो बोले सर अपनी एटीट्यूड को बदलो, जो आपकी मेथड है उसको बदल दो। मतलब क्या होगा? आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात हो, 1 घंटे में आप जिस प्रकार से पढ़ाई करते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होती है, आधे घंटे में आप एकदम थक जाते हो और थकने के बाद जो कुछ गेन करते हो उतना गेन करते हो। तो आप बोलोगे पूरे एनर्जेटिक रहो 1 घंटे में। दूसरी बात है आप बोलोगे सर उसके साथ साथ आपको और क्या करना है? तो बोलेगे सर मेरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कि मैंने एक्चुअली आज कल के लिए मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, किसी को बताने के लिए, तो टॉपिक ही मैं पढ़ूँ दूसरा नहीं पढ़ूँ। मतलब मेरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ने से मैं उतना गेन कर सकता हूँ। मैं फालतू की बातें पढ़ते जाता हूँ तो 1 घंटे में मैं थोड़ा 75% गेन कर सकता हूँ सर। तो एक्चुअली मेरे पॉइंट जो छूटते हैं वो नहीं छूटता, जिसलिए मेरा प्री प्लानिंग प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। 1 घंटे में पूरा उतना ही जो काम कर रहेगा। और तीसरी बात आप बोलोगे सर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। मतलब ये सब हो रहा था, आप बोलोगे सर मैंने कल पढ़ी हुई बात आज थोड़ी सी रिवाइज करना चाहिए। तो ये सब बातें करोगे तो आप क्या करोगे? जो आपका 1 घंटे का प्रिपरेशन आपको 65 दे रहा था, इस साल से आपने मेथड को बदल दिया, आप अपने के को ही बदल दिया। और के बदल सकता कि मेरा के कांस्टेंट रहेगा सर, नहीं, आपने अपनी मेथड को बदल दिया। उसमें क्या बदल दिए कि आपकी एनर्जी कम हो जाती थी, आपने एनर्जी का फुल डोज ले लिया। मतलब आपने अपनी मेथड को बदल दिया, एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है आपने बढ़ा दी, मेथड बदल दी आपकी। ओरिएंटेशन प्रॉपर रखा कि प्री प्लान्ड एकदम टाइम टेबल वाइज एक बार परफेक्ट फ्लो चार्ट है आपके पास। और तीसरी कंडीशन है आप बोलोगे सर आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपने बढ़ा दिया। मतलब क्या कंडीशन करवा दी? वी हाउ टू इंक्रीज द कोलिजन, कोलिजन बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा दिया। और क्या हुआ? वही 1 घंटा अब और बढ़ा दिया आपने? नहीं, वो 1 ही घंटे में सर गैस बार इस तरीके से मिला था उससे ज्यादा मिला। इंडिकेट व्हाट? ये इंडिकेशन ये साबित करता है द वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज द वैल्यू ऑफ के में चेंज। के की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो गई। अब के की वैल्यू अगर बदल जाती है तो वैल्यू ऑफ व्हाट? आर में चेंज। के की वैल्यू बदलने से वैल्यू आर की बदल जाएगी। अब आप बोलोगे के कौन बदलेगा? तो फिर दैट के इज पी जेड ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। फिर आप बोलोगे पी जेड ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास पैरामीटर है दैट इज के। अब आप सोचिए ये कैसे आया, एक बार फिर रिवाइज करें। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर फिर टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, बराबर ना? एनर्जी बढ़ने के बाद कौन सी? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाएगी हम लोग। टेम्परेचर इंक्रीज, अल्टीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी से थ्रेशोल्ड तक एनर्जी जाएगी। एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद फिर क्या होगा? पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, एंड एज द पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट द सेम टाइम दैट पार्टिकल में कॉजेस इफेक्टिव वर्क। तो फिर इफेक्टिव वर्क अगर बढ़ जाए तो फिर आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये हम लोग थ्योरेटिकली बोल रहे हैं। अब मैथमेटिकली अगर बताना है तो फिर कैसे बताओगे? बोलेगे सर टी इंक्रीजेस, टी बढ़ गया सर। टी बढ़ने से क्या होगा? ई ए अपॉन आर टी, ये पैरामीटर की बात करोगे तो बोलेगे सर ये वैल्यू कम हो जाएगी। रेसिप्रोकल है ना? ठीक है, ये बढ़ गया, ये वैल्यू कम हो जाएगी। माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी? बोले ये बढ़ जाएगी। ये अगर बढ़ गई तो फिर आप बोलोगे सर दैट इज ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये क्या होगा सर? बोले बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू कैसे होगी? ये भी बढ़ जाएगी। मतलब के रिजल्टेंट, ये टोटल क्या होगा? रे के, मतलब पी जेड जो भी है फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो तो रहेगा,
साथ ही साथ ये पैरामीटर अगर बढ़ जाता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ के में चेंज, और के अगर बदल गया तो फिर आप बोलोगे आर बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस आप बताओगे कि टेम्परेचर विल इंक्रीज, अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दैट इज एक्टिवेशन। एक्टिवेशन बढ़ेगा मतलब एनर्जी में रीचेस टू द थ्रेशोल्ड पॉइंट, मींस अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या होगा, पार्टिकल एक्टिवेटेड पार्टिकल्स बढ़ेंगे, दोज में परफॉर्म दी वर्क एंड देन। तो वैसे ही आप मैथमेटिकली बताना चाहते हैं तो इस प्रकार का टर्म याद करो, जिसके वजह से आप बता सकते हो कि रेट में बढ़ा सकता हूं जो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। कर कैसे निकालना है सर, कर देखो, एनर्जी वर्सेस व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, as temperature is T1 at the same time what happens actually, generally आप बोलोगे सर number of particle which may causes the effective collision is just like this, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो here T1 and T2 as we can say T2 is greater than T1, T2 greater than T1, टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो number of particle which may causes the effective collision at equilibrium that goes on increasing। तो ये है T2 के लिए और ये है T1 के लिए। T2 that is said to be the entire path may causes effective collision, और उसके बाद अगर आप बोलोगे सर what is that at T1, this is said to be a shaded band, मतलब टेम्परेचर जनरली आप बोलोगे T1 टेम्परेचर कम है और T2 टेम्परेचर ज्यादा है, T2 टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से एक बार देखो नंबर ऑफ पार्टिकल which may causes the collision that is increase, this is for T1 and this is for T2, that's why the rate of reaction में इंक्रीज। तो ये प्रकार के जो टर्म्स है थोड़ा ध्यान में रखना, बोलोगे सर तो हाउ द टेम्परेचर दैट इज सेड टू बी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट टेम्परेचर दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कर, अगर कर पूछे तो। अगर किसी ने पूछा एक्टिवेशन एनर्जी भी रेट ऑफ रिएक्शन बदल देती है तो कैसे याद करना है, उसको भी याद करें। और ये सभी टर्म्स को याद करने के बाद अब आप इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जनरली आप बोलोगे सर दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इस बातों में हम लोग जो अटके हुए थे कि रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे हम लोग थोड़ा कोलिजन थे एक नया विजन दिया। उन्होंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेशन वो तो रहेगा ही, बट अलॉन्ग विथ दैट व्हाट वी रिक्वायर्ड जनरली आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बदलने का जरिया कॉन्सेंट्रेशन नहीं तो आप के बदल सकते हो, और के अगर बदलना चाहते हो तो के बदलने के लिए फिर आप उस पार्टिकल के लिए जो नॉर्मल रूटीन था, एक नॉर्मल फॉर्मल वे जो था आपका जो, उसको बदलना है। उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल रहती है उसको बदल दो। दूसरी बात, वो जिस प्रकार से नॉर्मली जैसे कोलाइड हो रहे हैं उसको एक ऐसे आर्टिफिशियली अरेंजमेंट में वर्कआउट करो। एक बार देखो, इस प्रकार की सिस्टम डिजाइन करो कि वो जाके टक्कर प्रॉपर मारे। बराबर है, घर में बैठ के भी लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कई क्लास पे जाके कंडीशन क्या होगी वहाँ वही बताया जाता है कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से काम करना पड़ता है, कितना समय आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कौन से क्वेश्चन आते। अब उन प्रिपरेशंस में अगर उसने काम किया तो 5 साल में एक यूपीएससी एग्जाम पास हो गया जो अपने बलबूते पे थे, और एक को प्रॉपर डायरेक्शन चैनलाइज हुआ था वो, और उस तरीके से उसने पहले साल में उसको क्रैक करवा दिया। तो पहले एक्चुअली दैट इज नॉट द वे कि उसको क्लास लगाना है, उसने पहले ही देख लिया कि एक्चुअली क्या करना पड़ता, इस प्रकार से उसका आर्टिफिशियली अरेंज हो गया। हमारे थर्मोडाइक्स के अनुसार आप बोलोगे सर प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, आर्टिफिशियली अरेंज, और इस प्रकार से उसने ओरिएंटेशन को बदल दिया, उसने अपनी एनर्जी सिस्टम की चेंज करवा दी, उसने कोलिजन फ्रीक्वेंसी बदल दी, और देखो आपके रिएक्शन का रेट नेचुरली क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये एक पार्ट है। तो चलो ये सभी बातें हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी से सीखे। अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। जनरली K इक्वल टू हम लोगों ने जरूर सीखा, K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब ये जो आपके सामने दिखाई देता K का रिलेशन, दिस इज सेड टू बी अरेनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन। दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ K, जो K हमारे लिए कांस्टेंट था और रिएक्शन का कांस्टेंट था, एट अ पर्टिकुलर कंडीशन दैट रिमेन कांस्टेंट बोला जाता था। आज हम लोग इस कंडीशन में पहुंचते एक बार देखो दैट K वैल्यू डिपेंड्स ऑन सच अ पैरामीटर। ठीक है, इसमें A क्या था रे, A इक्वल टू P इंटू Z, फ्रैक्शन ऑफ collision with a specific orientation of the particle, and this is said to be a collision frequency, इसका प्रोडक्ट A। अब आप बोलोगे सर इस वेरिएबल का मीनिंग में बता दूं तो K is said to be rate constant,
दैट इज सेड टू बी स्पीड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये बदल सकता है, हाँ देखो ना आप बदल सकेगा, के में चेंज एंड दैट वैल्यू में डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ई। तो जनरली आप बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन बाय व्हाट, दैट इज बाय अरेनियस इक्वेशन। वो किसने दिया, अरेनियस इक्वेशन ने। अब अरेनियस इक्वेशन ने वो दिया, तो अरेनियस इक्वेशन है क्या, ऐसे कोई सवाल पूछे तो आप बोलोगे सर एक्चुअली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय अरेनियस इक्वेशन। वो इक्वेशन ऐसा है, R इक्वल टू के ए टू द पावर n। अरेनियस साहब बताते हैं एक्चुअली k इज व्हाट, एंड दैट k इज a e टू द पावर माइनस a अपॉन RT। तो ये जो हमारा इस k की वैल्यू को पुट करके जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये अरेनियस इक्वेशन। और इस अरेनियस इक्वेशन में जो मॉडिफिकेशन हुआ वो किसके लिए हुआ, k के लिए हुआ। इसीलिए किसी ने अगर पूछा आपको व्हाट इज सेड टू बी अरेनियस इक्वेशन, तो अरेनियस इक्वेशन आप ऐसे दिखाते हो, k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस a अपॉन RT। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आप बोलोगे सर कैसे बताओगे, आप बोलोगे टेम्परेचर बदलो तो k बदलेगा, और जब k बदलो तो इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू डालोगे, जिस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू कुछ और थी तो रेट कुछ और था। लेकिन आप बोलोगे सर टेम्परेचर बदलने के बाद जब k बदलता है तो बदला हुआ k अगर यहाँ डालोगे तो रेट बदल जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस इक्वेशन। दिस इज सेड टू बी अ बेसिक रिलेशन कि k बदला तो r बदलेगा। तो k के लिए रिलेशन जो लिखा उसको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलोगे, अरेनियस इक्वेशन। थोड़ी सी बातों को समझो क्या है। तो अरेनियस इक्वेशन में k रेट कांस्टेंट है, a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। E इज सेड टू बी एक्टिवेशन एनर्जी, अब इसके बारे में और बताने की जरूरत नहीं है। R इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है सर, तो आप बोलोगे सर T इज सेड टू बी केल्विन टेम्परेचर। तो ये सभी टर्म्स आगे ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर इस K के रिलेशंस को लिखने के बाद these are said to be the terms just we have to discuss। उसके बाद एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे तो log of K इक्वल टू log of A माइनस ए अपॉन RT आप करोगे। ये E का log का बेस क्या रहेगा, E रहेगा। अगर उस बेस को मैं 10 बेस करूं तो फिर आप बोलोगे दिस इज सेड टू बी द इक्वेशन चेंजेस लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बोलोगे सर एज फॉर फर्स्ट कांस्टेंट K1 एंड सेकंड कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दिस आर सेड टू बी द एक्सप्रेशन। तो ये डेरिवेशंस आपके बुक में है। अब बुक में इन डेरिवेशंस का अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप बोलोगे सर दिस आर सेड टू बी द रिलेशन जनरली व्हाट वी कैन से जस्ट यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना एक पहला पॉइंट आपके साथ रहेगा कि मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, हाँ सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, उसके बाद जनरली आप बोलोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोगों ने ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन में निकाले थे वैसे ही अगर हम लोग लॉग ऑफ K वर्सेस 1/T अगर हम लोगों ने कर निकाला, दिस इज सेड टू बी द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। ये रिलेशन आएगा। थोड़ा इस ग्राफ को अगर आप रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि एवरी 10 डिग्री राइज द रेट कांस्टेंट चेंजेस और बिकम्स डबल्ड और इन सम केसेस ट्रिपल, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये सभी टर्म्स आपको एक बार देखना है। एक्चुअली इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो चैप्टर रेगुलर में चल रहा उसके जनरली आप बोलोगे थ्योरेटिकल टर्म्स होने के उसको रिवाइज करो। बाय द वे कुछ डाउट्स अगर आते हैं तो हम लोग क्लियर करेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए उसके क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा उसके साथ साथ वर्कआउट करें, कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पीरियड।